साल 1967, मुंबई। यह वो दौर था जब मुंबई दिन में रोशनी और रफ्तार से भरी रहती थी, लेकिन रात के अंधेरे में एक अलग ही चेहरा दिखाती थी। दिन में भागती ट्रेनें, मिलों का धुआं, भीड़ भाड़, हर कोई अपनी जिंदगी में मशगूल। शहर की रफ्तार थमती नहीं थी, हर कोना किसी न किसी कहानी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, मुंबई की गलियों में सन्नाटा पसर जाता। खासकर झुग्गियों और फुटपाथों पर सोने वालों के लिए रात का अंधेरा डर और अनिश्चितता लेकर आता था। मलाड की एक झुग्गी में एक रात अचानक सन्नाटे को एक दिल दहला देने वाली चीख चीरती है। लोग चौंकते हैं, लेकिन डर के मारे कोई बाहर नहीं निकलता। कुछ ही पलों में फिर से खामोशी छा जाती है। सुबह होते ही एक झोपड़ी के बाहर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि अंदर झांक सके। पुलिस आती है और अंदर का मंजर देख सब सन्न रह जाते हैं। एक औरत और उसका मासूम बच्चा, दोनों की लाशें पड़ी हैं। उनके सिर बेरहमी से कुचले गए थे, जैसे किसी ने सिर्फ मारने के लिए मारा हो। ये कोई आम लूटपाट नहीं थी। घर का सामान वैसे का वैसा था, कोई कीमती चीज गायब नहीं थी, सिर्फ खून और खौफ बाकी था। ये वहशत थी, सिर्फ मारने का नशा। कातिल ने जैसे अपनी पहचान छुपाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। उसका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था। पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन न कोई सुराग मिला, न कोई गवाह सामने आया। डर इतना था कि लोग कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। कातिल जैसे हवा में आया और गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहां से आया और कहां चला गया। लोग अब हर रात डर के साए में जीने लगे थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, कौन था वो, क्यों मार रहा था, अगला नंबर किसका होगा। पुलिस के लिए यह एक केस था, लेकिन शहर के लिए यह डर की शुरुआत थी। हर गली, हर मोहल्ला अब खौफ में डूबा था। अगले दिन अखबारों में यह कत्ल छाया रहा। लोग चाय की दुकानों पर सुर्खियां पढ़ते, अफवाहें फैलती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता लोग भूलने लगते, पर कातिल रुका नहीं। कुछ ही हफ्तों में मुंबई के अलग अलग इलाकों से वैसी ही खबरें आने लगीं। हर बार निशाना गरीब, बेबस लोग बनते, सिर पर हमला, गरीब लोग शिकार। हर वारदात में वही बेरहमी, वही अंदाज। पुलिस को अब समझ आ गया था, शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा है, जिसका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन उसका खौफ हर जुबान पर था। मुंबई की रातें अब पहले जैसी नहीं रही। इस खौफ का नाम था रमन राघव, लेकिन उस वक्त वो भीड़ में गुमनाम था। 1929 में पुणे के पास जन्मा। बचपन में ही घरेलू हिंसा और गरीबी ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। जवानी में रमन मुंबई भाग आया। मजदूरी, चोरी, जेल, आना जाना। बाहर से मामूली, अंदर से खतरनाक। उसकी असली फितरत तब सामने आई जब वो सिंधी दलवई नाम के आदमी से मिला। रमन को लगने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ है और उसे बदला लेना है। उसका दिमाग हकीकत और वहम में फर्क भूल चुका था। यहीं से रमन के अंदर का शैतान जागा। उसने कानून और समाज को दुश्मन मान लिया। उसे लगता था कि गरीबों को मारकर वो उन्हें आजाद कर रहा है। उसकी सोच पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। अब रमन नहीं, एक वहशी दरिंदा मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था, जिसका मकसद सिर्फ खून था। 1967 की गर्मियां मुंबई के लिए खौफ बन गईं। एक के बाद एक कत्ल और शहर की नींद गायब। सूरज ढलते ही सड़कें वीरान, लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। झुग्गियों में रातें जाग कर कटती। बच्चों की कहानियों में अब खोपड़ी तोड़ने वाले का डर था। अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता कातिल भूत है, कोई कहता अदृश्य हो जाता है। अजनबी दिखे तो शक। कई बेगुनाह भीड़ के गुस्से का शिकार हुए। पुलिस की नाकामी से लोग खुद पहरा देने लगे। लाठियां, टॉर्च लेकर गलियों की रखवाली। डर अमीर इलाकों तक भी पहुंच गया। अखबारों में बीस्ट ऑफ बॉम्बे जैसे नाम छपने लगे। पुलिस हजारों संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन कातिल साए की तरह गायब था। शहर डर में जी रहा था। पुलिस की जांच अंधेरे में भटक रही थी। हर तरफ बेचैनी थी। अखबारों में सनसनी, जनता में डर और पुलिस पर दबाव। हर रात एक नया कत्ल और हर सुबह एक नई लाश। हर कत्ल का तरीका एक, सिर पर भारी चीज से हमला, शिकार गरीब और बेसहारा। कातिल की बेरहमी ने पूरे शहर को दहला दिया था। कातिल लूटपाट नहीं करता था, सिर्फ जान लेता था। उसकी हरकतों में कोई लालच नहीं, बस एक अजीब सा जुनून झलकता था। पुलिस के लिए यह नया और डरावना था। ऐसी वारदातें पहले कभी नहीं देखी गई थी। डिप्टी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने कमान संभाली। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की टीम बनाई। पुलिस की गश्त बढ़ी। हजारों अपराधियों से पूछताछ हुई। हर रात सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। कातिल का स्केच जारी हुआ, लेकिन वो आम शक्ल वाला था। भीड़ में पहचानना नामुमकिन। पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था।
इसी बीच पुलिस को एक पुरानी फाइल से सुराग मिला। 1965-66 में भी ऐसे कत्ल हुए थे, तब भी फुटपाथ के लोग शिकार थे। उस वक्त एक आदमी पकड़ा गया था, रमन राघव। उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था, लेकिन सबूतों की कमी से वो छूट गया। सबूत न मिलने पर छूट गया। पुलिस की फाइलें फिर से खुली, पुराने गवाहों से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस को शक हुआ शायद वही फिर से लौट आया है। अब पुलिस के पास नाम और चेहरा था, लेकिन वो भीड़ में गुम था। अब नाम और चेहरा था, लेकिन ढूंढना मुश्किल। मुंबई की भीड़ में उसे तलाशना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। पुलिस ने उसके पुराने ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन रमन हर बार बच निकलता। उसकी चालाकी और शहर की भीड़ उसे बार बार छुपा लेती। ये चूहे बिल्ली का खतरनाक खेल बन गया था। पुलिस और कातिल के बीच यह संघर्ष अब पूरे शहर की सांसें थामे हुए था। रमन राघव अब सिर्फ नाम नहीं, खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। उसका साया पूरे शहर पर मंडरा रहा था। पुलिस की सख्ती के बावजूद कत्ल रुक नहीं रहे थे। हर 2-4 दिन में एक नई लाश मिलती। कई बार पुलिस उसके करीब पहुंची, लेकिन वो हर बार फिसल जाता। एक बार माहिम की झुग्गी में पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन रमन कुछ मिनट पहले ही निकल गया। ऐसा लगता था जैसे उसे पुलिस की हर हरकत की खबर मिल रही हो। एक रात एक कांस्टेबल ने उसे रोका। रमन ने मासूमियत से जवाब दिए और छोड़ दिया गया। इन घटनाओं ने रमन को और निडर बना दिया। वो दिन में आम आदमी, रात में हैवान बन जाता। शहर के लोग एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनके बीच ही मौत घूम रही है। पुलिस की नाकामी और बढ़ते गुस्से के बीच कमिश्नर कुलकर्णी ने सबसे बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया। 2000 पुलिसकर्मी, हर गली नुक्कड़ पर रमन की तस्वीरें, अखबार रेडियो पर अलर्ट। पुलिस ने भिखारी, मजदूर, आवारा बनकर अपने जवान तैनात किए। मकसद था रमन को उसके ही अंदाज में फंसाना। ये खतरनाक था। पुलिस वाले खुद भी शिकार बन सकते थे। इसी दौरान पुलिस को पता चला रमन को एक खास ब्रांड की बीड़ी की लत है। शहर के पान वालों और बीड़ी बेचने वालों को उसकी तस्वीर दिखाई गई। कोई खबर मिले तो तुरंत बताने को कहा गया। पुलिस को उम्मीद थी यही छोटी सी आदत उसे जाल तक ले आएगी। पूरा शहर सांस रोके इंतजार कर रहा था। अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। 30 अगस्त 1967 भिंडी बाजार। सब इंस्पेक्टर एलेक्स फियाल्हो की नजर एक संदिग्ध पर पड़ी। गीले कपड़े, छाता, हुलिया पोस्टर से मिलता जुलता। नाम पूछा, उसने कहा सिंधी दलवई। फियाल्हो को शक हुआ और उसे हिरासत में ले लिया। थाने में सख्ती से पूछताछ हुई। आखिरकार उसने कबूल किया वो रमन राघव है। महीनों की मशक्कत के बाद मुंबई का सबसे खतरनाक सीरियल किलर पकड़ा गया। खबर फैलते ही लोग सड़कों पर आ गए। हर कोई उसका चेहरा देखना चाहता था। पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग उसे अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे। पूछताछ में रमन ने ठंडे दिमाग से अपने सारे जुर्म कबूल किए। 41 कत्लों की जिम्मेदारी ली। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। पुलिस भी सिहर उठी, जैसे उनके सामने इंसान नहीं, शैतान बैठा हो। रमन राघव पर मुकदमा चला। भारतीय कानून के इतिहास का सबसे सनसनीखेज केस। अदालत में भी उसने अपने सारे जुर्म कबूल किए। कहा वो कानून की तरफ से बुरे लोगों को मार रहा था। सबसे बड़ा सवाल था, क्या रमन दिमागी तौर पर स्वस्थ है? वकीलों ने दलील दी, वो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। हकीकत और वहम में फर्क नहीं कर सकता। मनोचिकित्सकों की टीम ने जांच की। रिपोर्ट ने केस को नया मोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा रमन को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो अपनी ही दुनिया में जी रहा है। सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार था। रमन को यरवदा जेल भेजा गया, लेकिन सवाल रह गया, क्या यह इंसाफ था? रमन राघव की कहानी का अंत भी रहस्यमयी रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस और डॉक्टर दोनों ही उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी उसके दिमाग की गहराई तक नहीं पहुंच सका। जेल में इलाज चलता रहा, लेकिन रमन राघव अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, मानो वो किसी और ही दुनिया में जी रहा हो। कभी कभी गार्डों से अजीब बातें करता, अकबर सरकार के किस्से सुनाता और अपने अतीत के बारे में उलझे हुए जवाब देता। उसकी बातें सुनकर कई बार गार्ड भी डर जाते थे। उसका खौफ लोगों के दिमाग में जिंदा था। मुंबई धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन उसका नाम एक जख्म बन गया। लोग आज भी उन रातों को याद कर सिहर उठते हैं, जब उसकी दहशत ने शहर को जकड़ लिया था। जेल में उसकी हालत बिगड़ती गई, शरीर कमजोर होता गया और 1995 में किडनी की बीमारी से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत पर भी कोई शोर नहीं मचा, बस एक सन्नाटा सा छा गया। उसके साथ भारतीय अपराध का एक खौफनाक अध्याय खत्म हुआ, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। क्या सच में उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई, या उसके पीछे छुपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं?
क्या वो पैदाइशी शैतान था या हालात ने उसे हैवान बना दिया? क्या समाज की बेरुखी और गरीबी ने उसकी सोच को इतना विकृत कर दिया था? उसकी कहानी आज भी अपराध मनोविज्ञान के लिए केस स्टडी है। ये दिखाती है कि गरीबी, अकेलापन और समाज की उपेक्षा क्या कर सकती है। रमन राघव का जीवन एक चेतावनी है कि अगर समाज कमजोर और टूटे हुए लोगों की अनदेखी करता है तो वे कभी कभी राक्षस बन सकते हैं। आज भी जब मुंबई की गलियों में सन्नाटा छाता है, लोग रमन राघव का नाम लेकर सिहर उठते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शैतान कभी कभी आम इंसान की शक्ल में ही होता है। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अपराधी पैदा होते हैं या हालात उन्हें बनाते हैं। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें।